वनडे एग्जाम स्टडी के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट की क्लासेस। जो बच्चे जिनका हाल ही में डीएलएड या बीएड कंप्लीट हुआ है, सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट के बाद आपको केवीएस की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और अन्य एग्ज़ाम में भी आपका जो है मतलब एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं आप सीटेट को क्वालिफाई कर लेने के बाद। तो यहाँ पर पिछले पेपर्स को हम एक एक करके कवर कराएंगे इस चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर में आज दिसंबर में एक शिफ्ट का पेपर हमने उठाया है। 30 क्वेश्चंस का पूरा व्याख्यात्मक हल आपको मिलेगा। कंप्लीट वीडियो को वॉच करिएगा। अगर कोई डाउट रहता है, किसी टॉपिक में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। पहली क्लास है, इसके बाद हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ बनाएंगे कि सीटेट की तैयारी कैसे करें, बेस्ट बुक, बेस्ट यूट्यूब चैनल, बेस्ट कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे तैयारी करनी है, इन सब पर आपको डिटेल वीडियो मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पे न्यू क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए, अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए, विषय वस्तु अभिमुखी होना चाहिए, व्यवहारात्मक होना चाहिए या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 1 सही जवाब होगा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति में प्रयोग द्वारा सीखने पर अधिक बल दिया गया है। अगर व्यवहारवादियों के अनुसार पूछता तो व्यवहारात्मक आप लगा सकते थे, बट यहाँ पर ये इसका उत्तर नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं एनसीएफ में कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाए उसमें बच्चों का रोल हो, बच्चों की आवश्यकता, उनकी रुचियों को ध्यान में रखा जाए। सिर्फ पाठ्य पुस्तकी ज्ञान न दिया जाए, किताबी ज्ञान न दिया जाए, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही ना सिखाया जाए, बल्कि उसको प्रैक्टिकली प्रयोग आधारित यानी करके सिखाया जाए, है ना। जब बच्चा करके सीखेगा तो वो ज़्यादा प्रभावशाली अधिगम होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। जो इस बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसमें बहुत सारे प्रश्न कुछ नए हैं और बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब 2011 से 2019 की परीक्षा जो ऑफलाइन हुई थी उसमें ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो प्राथमिक सामाजिकरण बच्चे का कहाँ से होता है, इसकी शुरुआत परिवार से होती है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवृत्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। बता दें आपको, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, 4 स्टेज बताई हैं और पक्का 2 प्रश्न जीन पियाजे से हर बार पूछा जाता है। कोई ना कोई स्टेज दे देगा ऑप्शन में और उससे संबंधित आपको विशेषता को चुनना होगा। यहाँ पर विशेषता क्या है, क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना। ये विशेषता किस चरण की है ये आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक चरण। बताते चले आपको, ये आपकी पहली अवस्था होती है। आयु की बात करें तो जन्म से 2 वर्ष, फिर आपकी आ जाती है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, फिर आपकी आ जाती है 7 से 11 वर्ष और फिर ये 11 से 15 या 16 वर्ष। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना, ये जो है मूर्त संक्रियात्मक, यानी बच्चा जब 7 से 11 साल के बीच में होगा तो उसमें ये गुण आ जाते हैं। अब ये गुण होते क्या हैं, प्रतिवर्तीता होती क्या है, जो यहाँ पर दे रखा है। प्रतिवर्तीता का मतलब होता है किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना। ये तीसरे चरण की विशेषता है। इसमें ऐसी क्षमता होती है जिसके द्वारा बच्चा क्रियाओं की एक श्रृंखला का पालन करने में सक्षम हो जाता है और फिर मानसिक रूप से क्रियाओं की इन श्रृंखलाओं को प्रतिवर्त या रिवर्स करने में सक्षम हो जाता है, मतलब वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, उल्टे क्रम में आ जाता है। इस क्रिया को ही हम प्रतिवर्तीता कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे बच्चे से हम ये कह दें कि ये क्या बना हुआ है, ये 3 बना हुआ है और इसी को हम बाद में 8 बना दें ऐसे, और फिर हम बच्चे से कहें कि वापस उल्टे क्रम में ले आओ, तो बच्चा जो हमने इसमें ऐड किया था वो हटा करके उल्टे क्रम में ले आएगा। एक और आसान भाषा में समझिएगा, ये क्या बना हुआ है, अगर आपसे हम पूछेंगे, 1 मिनट, ये बना हुआ है आपका F, ठीक है। अब हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये बन गया E। अब हम बच्चे से कहें कि इसको उल्टे क्रम में ले आइए तो वो क्या करेगा, E वाला ये हटा देगा और वापस उसी क्रम में ये F बन जाएगा। ये जो गुण होता है ये होता है प्रतिवृत्तीयता। कहने का मतलब क्रियाओं को उलटने की क्षमता, ये विशेषता है मूर्त संक्रियात्मक चरण की। जेंडर क्या है,
जेंडर क्या है, शारीरिक है, सामाजिक है, जैविक है, मनोवैज्ञानिक है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा बनाया गया है, लड़का और लड़की और इनमें भेदभाव, तो ये आपका एक सामाजिक संरचना है। अगर आपसे यहाँ पर पूछता सेक्स या हिंदी में लिखा होता लिंग, तो उस हिसाब से बायोलॉजी के हिसाब से आपका उत्तर बदल सकता है, शारीरिक हो सकता है। बट साइकोलॉजी में जब जेंडर आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा आपको सामाजिक संरचना ही लगाना है। चौथे प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का भी सिद्धांत दिया है, यानी इनके जो सिद्धांत का नाम है सांस्कृतिक भाषा विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक भाषा विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर भाषा की बात की है इन्होंने और संस्कृति की बात की है, इसलिए इनका जो सिद्धांत है ये भाषा और संस्कृति पर आधारित है। इनका ऐसा मानना था कि बच्चे के विकास में संस्कृति और भाषा इन दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? तो समावेशी का मतलब ही होता है कि सबको एक साथ लेकर के चलना। किसी भी प्रकार का बच्चा है, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे वो शारीरिक रूप से पिछड़ा हो, वंचित हो, सभी को हम एक साथ लेकर के चलते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है सिद्धांत नहीं है, तो समावेशन के अंतर्गत पृथक्कीकरण नहीं होगा, क्योंकि पृथक्कीकरण का मतलब होता है अलगाव। तो जब हम समावेशन कर रहे हैं, एक साथ सबको लेकर के चल रहे हैं, तो पृथक्कीकरण का कोई सिद्धांत यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे सांस भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह तकनीकी का इस्तेमाल कर रही। देखिए परीक्षा हाल में क्या होता है, थोड़ा सा मानसिक प्रेशर होता है, बुरी चिंताएं आने लगती हैं, तो वही दुश्चिंता से निपटने के लिए गहरी लंबी सांस लेती है। तन्वी नाम की एक बच्ची है, तो ये क्या कर रही है? तो यहाँ पर कोई समस्या है ही नहीं, उसके पास समस्या का समाधान भी नहीं कर रही है, कोई खंडन भी नहीं, कोई परिहारता भी नहीं। ये भाव नियमन की एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग तन्वी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। अधिगमकर्ता द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं उनको समझना एक अध्यापक या अध्यापिका के लिए क्यों जरूरी है? पहला ऑप्शन, वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध करे, यानी वो अलग अलग करे कि कौन सा बच्चा ज़्यादा गलती कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है, कौन सा बिल्कुल नहीं। तो हमने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखा है कि हम बच्चों के साथ भेदभाव या अलग करने के लिए या फेल और पास करने के लिए आकलन नहीं करते हैं, त्रुटियों को नहीं समझते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो उसको आप समझ सकते हैं, ये सही हो सकता है, बट चारों ऑप्शन देखना है। वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित करना। यहाँ पर आप शिकायत कर रहे हैं, गार्जियन को बता रहे हैं कि आपका बच्चा गलती करा, तो ये सही नहीं होगा। कमज़ोर और तीव्र छात्रों की पहचान करना। इस उद्देश्य से त्रुटियों को नहीं समझा जा रहा है कि हम कमज़ोर बच्चों को अलग कर दें। ये पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर बस दूसरे तरीके से लिखा गया, हम पृथक कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, तो ये निगेटिव ऑप्शन है। सकारात्मक ये है यहाँ पर कि आप अगर बच्चों की गलतियों को समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी चिंतन प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। बच्चे जो गलतियाँ कर रहे हैं उनको दूर करने के लिए आप जो भी उचित उपाय होगा वो आप करेंगे। जब आप उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझेंगे तभी तो उपाय करेंगे। तो इसलिए त्रुटियों को जानना अध्यापिका के लिए जरूरी है। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, क्या कहलाता है? पूरे वर्ष का जो रिकॉर्ड होता है वो होता है पोर्टफोलियो। इसमें बच्चे की जो भी उसकी प्रगति हुई है उसका पूरा लेखा जोखा यानी रिकॉर्ड होता है, पोर्टफोलियो में होता है। पोर्टफोलियो से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? किसी भी बच्चे को शारीरिक समस्या है, मतलब शारीरिक रूप से हो सकता है वो विकलांग हो, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं शारीरिक चुनौतियां हैं, कहीं ना कहीं शारीरिक दिक्कतें हैं, हम ये कह सकते हैं। तो क्या जरूरी है? क्या मानकीकृत पाठ्यक्रम हो, एक मानक बना दिया जाए उनके लिए अलग से, अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण हो, विशेष, देखिए विशेष स्कूलों में भेजते नहीं हैं, मानकीकृत पाठ्यक्रम तय कर देना मतलब उसकी एक बाउंडेशन, एक लिमिटेशन हो जाएगी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। स्थिर दृष्टिकोण भी गलत है। आधारभूत अभिगम्यता का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि आधारभूत का मतलब होता है एक तरीके से बेसिक यानी फंडामेंटल। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो बच्चों को बताई जाएं।
जो शारीरिक रूप से बच्चा पीछे है या जो चुनौती का अनुभव कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसका बेस मजबूत किया जाए उस बच्चे का, ना कि उसको हम विशेष स्कूलों में भेजेंगे, ना ही उसके लिए अलग से पाठ्यक्रम बनाएंगे। आधारभूत अभिगम्यता जरूरी है यहाँ पर। तो उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 10 के लिए पहला ऑप्शन। विकलांगता के संदर्भ में अभिगम्यता का मतलब होता है, आधारभूत का मतलब हमने आपको बताया बेसिक, अभिगम्यता का मतलब होता है कि विकलांग व्यक्तियों को समान जानकारी प्राप्त करने, समान स्थानों पर जाने, समान बातचीत में संलग्न होने और ऐसी विकलांग व्यक्तियों के समान सेवाओं का आनंद लेने का समान अवसर प्रदान करना। तो ये इसका पूरा मतलब हुआ। समावेशन के लिए ज़रूरी है कि उनको जो शारीरिक रूप से पिछड़े हैं या समस्यात्मक हैं, उनको भी समान अवसर प्रदान किया जाए। क्लियर हुई बात? प्रश्न संख्या 11। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इसका पहला चरण क्या होता है? जब आप ऑब्जर्वेशन के द्वारा किसी को देख करके सीख रहे हैं, अवलोकन करके सीख रहे हैं, तो इसका पहला स्टेप क्या होगा? प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। प्रतिमान मतलब जो मॉडल है। ये प्रश्न है एल्बर्ट बंडूरा से। दूसरा है अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन। प्रतिमान के व्यवहार को दोहराना और अभ्यास करना। दोहराना और अभ्यास करना ये फर्स्ट स्टेप नहीं है, याद करना भी फर्स्ट स्टेप नहीं है। फर्स्ट स्टेप यही हुआ कि जो भी चीज़ जिसके भी बारे में आप जो सीखना चाहते हैं, जिसको आप अवलोकन कर रहे हैं, मान लिया आपकी क्लास में टीचर टाइम से आ रहा है, टाइम से पढ़ा रहा है, आप अगर इसी को सीखना चाहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा, या कोई बच्चा लंच लेकर के डेली आ रहा है, खाने के बाद हाथ धुल रहा है या खाने से पहले हाथ धुल रहा है, तो आप उस चीज़ को, उस प्रतिमान पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, जब आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो ये यहीं से शुरुआत हो जाएगी अवलोकन द्वारा सीखने की। जब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। 2 कथन दिए गए हैं, यानी एक कथन है और एक उसका कारण है। फिर यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। अब इस प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपका बेस कंप्लीट, मतलब अगर आपका बेस मजबूत होगा, चीज़ें आपको पता होंगी, तो आप आंसर कर पाएंगे। इसलिए चैप्टर वाइज जो थ्योरी बनाई गई है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देखें, और जैसे ही आपका ये नोटिफिकेशन आएगा, क्लासेस रेगुलर होंगी, आपको और बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण पहले द्रव्यमान, संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान। देखिए कुम्हार का मतलब काम आप जानते ही होंगे। ठीक है, कुम्हार क्या करता है? जो दीपक वगैरह है, दीपावली में यूज किए जाते हैं, वो बनाता है, घड़ा बनाता है। तो उस संख्या बाद में पहले द्रव्यमान, क्योंकि उनको पता है कि अगर दीपक ये इतना बनाना है, इतना गोल गोल करके उसमें डिजाइन भी देनी है, तो उनको एक द्रव्यमान का आइडिया है, तो वो पहले सीख जाते हैं। स्कूल आने से पहले ही उनके घर में अगर ऐसा काम हो रहा है तो वो सीख लेते हैं, यानी द्रव्यमान संरक्षण उनमें पहले आ जाता है। दूसरा कारण कह रहा है कि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा जो है समाज के द्वारा सीख रहा है और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को सीख रहा है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कारण दिया जा रहा है। यहाँ पर बच्चा सीख रहा है ना, और कहाँ से सीख रहा है? समाज में, अपने घर परिवार से। अगल बगल अगर कोई कुम्हार है, कुम्हार समुदाय है, कुम्हार से संबंधित लोग हैं जो कुम्हार वाला काम करते हैं, तो वहाँ से बच्चे का अधिगम हो रहा है। अब यहाँ पर कथन दिया है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या नहीं है। कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों ही बातें सही हैं, तो दोनों सही हैं, बट यहाँ पर ये देखना है कि आर सही व्याख्या नहीं है या आर सही व्याख्या ए की कर रहा है। आर ये है, ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जो सीखना है, बच्चा जो सीख रहा है द्रव्यमान संरक्षण, वो समाज सांस्कृतिक परिवेश से सीख रहा है, बच्चे का अधिगम हो रहा है। तो ये बात सही है, व्याख्या कर रहा है, इसलिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, जंतुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? देखिए हावर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। भाषा की कोई बात कही नहीं जा रही, तो भाषा वाला हटा दीजिए। ठीक है, सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, जंतुओं और खनिजों। जानवर, पौधे, जंतु ये क्या हैं? ये प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो नीता के में क्या है? नीता के अंतर्गत कहने जा रहे थे, नीता में प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जा रही है, इसलिए ये इनका वर्गीकरण आसानी से कर पा रही है। ठीक है,
अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक क्या है हम आपको बता चुके हैं। वैसे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों में जो संकल्पनाएं होती हैं, जो कॉन्सेप्ट होती हैं या फिर कोई अगर डाउट है तो ये क्या दर्शाती हैं। स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव, निराधार दावे जिनका कोई आधार ना हो, किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार या फिर अधिगम अक्षमता। अगर वैकल्पिक संकल्पनाएं हैं और डाउट्स हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि ये अधिगम अक्षमता हुई, ना ही ये निराधार दावे हुए। हुआ क्या, ये बच्चे में किसी कॉन्सेप्ट, किसी टॉपिक या किसी के बारे में सहज विचार हैं, उनकी संकल्पनाएं और उसमें डाउट भी बच्चे को हो सकता। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी के बारे में क्या विचार है आपके। पहला ऑप्शन है प्रतियोगात्मक अधिगम करता है, स्वप्रेरित अधिगम करता है, प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता है, बाह्य प्रेरित है। देखिए कह रहा है कि कोविड महामारी में ये क्या कर रही है, बिना किसी के बढ़ावा, मतलब बाहरी कोई रोल नहीं है, तो बाह्य प्रेरित हटा दीजिएगा, प्रतियोगिता वाली कोई बात नहीं है, खुद से मोटिवेटेड है, क्योंकि वो खुद से कर रही है बिना किसी के बढ़ावा दिए। अपनी बड़ी बहन के पास कुछ कहानियाँ, उनकी किताबें रखी हैं, तो खुद से पढ़ रही है, अर्थात वो सेल्फ मोटिवेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। ये भी 2015 और 2016 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, सीटेट में ही। प्रवाह विस्तारीकरण लचीलापन 19 में भी पूछा गया। ये किसके लक्षण हैं, तो ये सृजनात्मकता के लक्षण हैं। जब आप सृजनात्मकता वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ये NCERT में भी ये चीज़ लिखी गई है। प्रवाह विस्तारीकरण लचीलापन, सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी, कुछ नया करना। नया तभी आप करेंगे जब आप आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, यानी बॉक्स से बाहर निकलना, बंधे नहीं रहना। बॉक्स से बाहर आप सोच पा रहे हैं तो आपके जो विचार हैं उनका विस्तारीकरण हो रहा है, उनका प्रवाह हो रहा है, और आवश्यकता पड़ने पर उसमें आप लचीलापन का मतलब होता है फ्लैक्चुएट, आप बदलाव भी कर सकते हैं। तो ये लक्षण किसके हैं, सृजनात्मकता के। गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्व छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, वह किस सिद्धांत कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है, खाली भाषा कठिन है। अगर आपने हमारा वाइगोत्स्की का वीडियो देखा सिद्धांत वाला, 8-10 मिनट का होगा, तो हमने आपको उसमें कुछ कीवर्ड बताए हैं। ले वाइगोत्स्की सिद्धांत की जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको ज़्यादातर सामाजिक अंतःक्रिया, सहायता, ठीक है, या दो लोगों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया ऐसे लिखा होगा, सहयोग की बात करी जा रही होगी, या सहायता की। तो यहाँ पर भी वही है, सहायता और मार्गदर्शन किसका, अपने सहपाठियों का। तो ये किसका सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत है, क्योंकि इनका ये मानना था कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, डिस्कशन के माध्यम के द्वारा, सहायता के द्वारा या सहयोग के द्वारा सीखता है। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18। पठन वैफल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञानक अक्षमताएं, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, अधिगम विकारों का बहुक्रम, या फिर हल्की मानसिक मंदता। क्वेश्चन नंबर 18, पठन वैफल्य मतलब पढ़ने में विफलता, ये किसके अंतर्गत आएगा, अधिगम विकारों का बहुक्रम। ये मनोसामाजिक नहीं है, ज्ञानक अक्षमता भी नहीं है, मानसिक मंदता भी नहीं है, अधिगम संबंधी ये विकार है। इस समय बच्चे को क्या होता है, पढ़ने में असुविधा होती है, अक्षमता होती है। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे निम्न में से कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे के अनुसार देखिए, भाषा और चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार यानी पहले चिंतन होता है, फिर भाषा आती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, फिर चिंतन आता है। बस ये 2 लाइन याद रखिएगा। पियाजे के अनुसार पूछ रहा है तो हमने आपको क्या बताया, ट्रिक भी हमने आपको बता रखी है। पियाजे आप ऐसे लिखते हैं, और विचार तो PV याद रखिए, PV यानी पियाजे पहले विचार, पियाजे पहले विचार। पियाजे क्या कहते हैं, पहले विचार आता है तब भाषा आती है। विचार मतलब यहाँ पर चिंतन से है, अर्थात पहले विचार आ जाएगा किसी भी चीज़ के बारे में आपके माइंड में, फिर भाषा का निर्धारण करता है। ठीक है, तो चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? क्वेश्चन नंबर 20। गेंद फेंकने की क्षमता को पा लेता है तो ये एकीकरण तो नहीं हुआ, क्योंकि एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले हाथों को, फिर अंगुलियों को, बाद में हाथ व अंगुलियों दोनों को एक साथ चला लेना, काम करना ही एकीकरण का सिद्धांत है। इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ये कहता है कि पहले संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों के भागों को चलाना। पहले हाथ को आप चला रहे हैं, फिर हाथ की जो अंगुलियां हैं उनको चला ले रहे हैं, ये आपका एकीकरण हुआ। ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर शीर्षगामी भी नहीं है, विकास की कोई क्रम की भी बात नहीं है, ये अधोगामी सिद्धांत है। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या है, पेंसिल पकड़ना और लिखने से पहले वो गेंद फेंक लेने लगा है, तो ये अधोगामी सिद्धांत है। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है। प्रगतिशीलवादी जो हैं, ये पहली बात तो निष्क्रिय वाला हट जाएगा, यहाँ पर सक्रिय अन्वेषक या अनुयायी, तो अनुयायी होगा नहीं, सक्रिय अन्वेषक बनाती, खोजकर्ता बनाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है बाल्यावस्था तक, वयस्कावस्था तक, संपूर्ण जीवन काल के दौरान या फिर किशोरावस्था? तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, संपूर्ण जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसको निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये किस चरण को प्रदर्शित करा? ये थोड़ा सा, ये इनका जो सिद्धांत है थोड़ा सा लॉजिकली, इसमें आपको कई बार जब आप पढ़ेंगे, कई बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर दंड की कोई बात कही नहीं जा रही, क्योंकि कोई बच्चा दंड से बचने के लिए तो कोई काम कर नहीं रहा है। चोरी करना गलत है, बस ये कहा जा रहा है, क्योंकि अगर वो चोरी करेगा तो दूसरे लोग उसको निष्कासित कर देंगे। तो यहाँ पर सार्वभौमिकता वाली कोई बात नहीं, यहाँ पर है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? ऐसे प्रश्न में बच्चे आंख मूंद करके लगा देते हैं बस आनुवांशिकता और वातावरण। क्वेश्चन भी पढ़ लिया करें, ये गलती आपको पेपर में नहीं करनी है ना, क्योंकि ये पॉपुलर क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अब थोड़ा सा बदल करके क्वेश्चन आ रहे हैं। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, बस इतनी सी बात कही गई है। यहाँ पर आनुवांशिकता का, जन्मजात वाली जो चीज़ें, उसका कोई रोल नहीं है। प्रबलीकरण और दंड के द्वारा अगर आप सही कर रहे हैं तो यहाँ पर आनुवांशिकता का कोई रोल नहीं है। जिस भी ऑप्शन में आनुवांशिकता दिया है वो गलत है। वातावरण के प्रभाव से हम परिवर्तित कर रहे हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? कलन विधि, अन्वेषण, बिना बोध के प्रयत्न, त्रुटि दोहराव, प्रकारात्मक आबद्धता। क्वेश्चन नंबर 25, समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। देखिए, समस्या समाधान को हम कैसे करते हैं? खोज विधि से करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिना बोध के हम कोई कार्य कर लेंगे, तो ये वाला हट गया। बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव कर रहे हैं तो ये गलत है। दो यहाँ पर तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं? कलन विधि द्वारा और अन्वेषण द्वारा। तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा तीसरे विकल्प में दिया है, तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि प्रभावकारी है या नहीं है, पहले आप ये डिसाइड करिए। सभी जानकारियों को 5 बार लिखने के लिए कह रही, जो भी उसको पता है 5 बार लिखिए सभी जानकारियों को। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले हमें भी नहीं समझ में आया था। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शंस में यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। कह रहा है कि अत्यधिक प्रभावकारी है क्योंकि पूरे अभ्यास और पुनरावृत्ति किसी वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण। इसका जो आयोग ने आंसर दिया है वो दिया है 26 के लिए प्रभावकारी नहीं है। इनका ये मानना है कि 5 बार लिखने से, सिर्फ अभ्यास करने से, पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की तकनीक नहीं है। मतलब सिर्फ लिखने से अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 और नई शिक्षा नीति में
प्रयोग करके और करके सीखने पर जोर दिया है, इसलिए इसको उपयुक्त तकनीक नहीं माना गया कि सिर्फ लिख लेने से पूर्ण अधिगम नहीं होगा, पूर्ण अधिगम में सहायता नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प उत्तर दिया गया है। कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं को संभालने हेतु तो प्राथमिक शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब एक कक्षा में तरह तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, सबकी आवश्यकता और सबकी रुचि अलग अलग हो सकती है। तो अगर हम एक समान पाठ्यक्रम करेंगे, अधिगम गति फिक्स कर देंगे, तब भी ठीक नहीं होगा। दंडित करना गलत है, मानक परीक्षण फिक्स करना गलत है। तो हम क्या करेंगे, विविध अवसर प्रदान करेंगे। बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों को हम विविध अवसर प्रदान करेंगे और उनको अवसर देंगे। कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता। सिंपल सी बात है, रटाते नहीं हैं बच्चों को, रटाने का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी हैं। प्राथमिक स्तर पे आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ यहाँ पर कूट आधारित उत्तर करना है। सबसे पहली बात यहाँ पर है संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, अर्थात बच्चों को हम जो भी चीज़ें सिखा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसको एक मैप के थ्रू पढ़ा सकते हैं। मैप का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप पूरे भारत का या विश्व का मैप प्रयोग कर रहे हैं। आवश्यकता अनुसार आप एक चार्ट पेपर पे बना करके सिखा सकते हैं। प्राथमिक स्तर पे बच्चा अमूर्त से मूर्त नहीं सीख पाएगा, बल्कि अगर मूर्त से मूर्त होता तो ये सही हो जाता है, इसलिए गलत हो गया। विविध सामग्रियों का प्रावधान, कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल, यहाँ पर पहला और तीसरा और चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, लेकिन अनु को लगता है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। यानी 2 गिलास है, एक चौड़ा गिलास है, एक लंबा गिलास। एक गिलास कुछ इस प्रकार का है, इसमें पानी भरा है, और एक गिलास थोड़ा सा ऐसे चौड़ा है, इसमें भी पानी भरा है, लेकिन पानी बराबर है। लेकिन लगता क्या है अनु को कि जो लंबा वाला ग्लास है उसमें पानी अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार ये क्या है, तो जीन पियाजे इस गुण को क्या कहते हैं, केंद्रीयता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये 30 प्रश्नों का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको जीन पियाजे का कंप्लीट वीडियो देखना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में या यहाँ पर हम लिंक दे देंगे, आप यहीं से क्लिक करके देख लीजिएगा। जीन पियाजे के जितने टर्म्स हैं वो सारे हमने बता रखे हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम इसका ईवीएस का और अन्य जो भी शिफ्ट आपकी बाल विकास और ईवीएस हुई हैं, गणित हुई हैं, उन सभी की क्लासेस आपको कराई जाएंगी।